जय हिंद। आपका एक बार फिर से स्वागत है, इस्तकबाल है। और आप बढ़िया से इडियम्स एंड फ्रेज के सारे क्वेश्चंस को लगा रहे होंगे। तो हाजिर हूं आज आप सभी लोग के सामने 2023 के इडियम के साथ। और आप आज एक चीज को देखोगे कि आपके एग्जाम के अंदर जैसे 2024 में पेपर था, उससे एक क्वेश्चन यहां पर लड़ जाएगा। तो इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि हाँ, पेपर रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको एक इसेंस मिल रहा है, एक भाव मिल रहा है कि हाँ, ईडीएम कैसे होते हैं, क्या होता है, इसका क्या मतलब है, कैसे वो संबंधित होता है, लिंक होता है, वो हर चीज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का 2023 का जो पेपर 1 है, उस पेपर 1 के सारे ईडीएम्स को एकदम धुआं धुआं कर देना है और बढ़िया से एक करके हम देखते हैं। तो यहां पर सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे। ये आपका पूरा एक डायरेक्शन हो जाएगा जो ए बी सी डी के अंदर वो दिखा रहता है, आप हमेशा इस चीज को देखते हो। तो यहां से शुरुआत होता है एक ईडीएम की और 2023 के पेपर का। यहां पर 2023 के पेपर 1 में एक ईडीएम पूछा, द लॉयंस शेयर। लॉयंस शेयर का मतलब क्या होता है? देखो, लॉयन मतलब होता है शेर, और लॉयन से 2-3 इडियम बनते हैं। एक इडियम बन जाता है लॉयंस माउथ, जिसका मतलब होता है खतरनाक परिस्थिति, और दूसरा है लॉयंस शेयर। यानी लॉयन मतलब होता है शेर, एपोस्ट्रोफ इसका मतलब होता है का के की, यानी शेर का शेयर, शेर का शेयर यानी शेर का हिस्सा, है ना। शेर का हिस्सा क्या कहलाता है? ये बड़ी खूबसूरत सी कहानी है। आप पढ़ोगे कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है एसफ। एसफ एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए 2000 साल पहले। उन्होंने ऐसी ऐसी कहानियां रची है ना, जिसका कोई जवाब नहीं। हम बचपन से उस कहानियों को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि ये उन्हीं के द्वारा रचा गया है। आपने अक्सर वो कहानी सुनी होगी कि खरगोश और कछुए की कहानी उसी के द्वारा लिखा गया है। आप वो बचाओ बचाओ भेड़िया या एसफ नहीं लिखा है। एक कहानी एसफ लिखते हैं जिसके अंदर जिक्र कर रहे होते हैं एक शेर का, और शेर उसके साथ में 3 अन्य जानवर थे, शेर, लोमड़ी, भेड़िया और उसके साथ में जो है गीदड़। तो ये 4 जो है जानवर जाते हैं एक शिकार के ऊपर। शेर, लोमड़ी, भेड़िया और गीदड़, ये 4 लोग जाते हैं, शिकार करते हैं, शिकार को दबोचते हैं, और सबसे एकदम बढ़िया तरीके से शिकार को जो है अलग अलग काट काट के 4 हिस्सा रखा जाता है। क्या कि एक हिस्सा शेर का, एक गीदड़ का, एक लोमड़ी का, एक भेड़िया का। शेर आता है, कहता है कि ये वाला हिस्सा मेरा है। बोला हाँ राजा साहब, आपका ही है। तो बोले कि नहीं, ये वाला भी हिस्सा मेरा है। तो बोला क्यों? दूसरा हिस्सा भी मेरा है क्योंकि मैं जंगल का राजा हूं। कहता अच्छा ठीक है, 2 ले लीजिए, हम 2 लोग 2 में ही 3 हिस्सा कर लेंगे। बोला नहीं, तीसरा हिस्सा भी मेरा है। तो बोला कैसे? क्योंकि मैं इस जंगल के अंदर सबसे ज्यादा इस शिकार के लिए मेहनत किया हूं। तो बोला ठीक है, हम लोग को एक ही हिस्सा मिलेगा तीनों लोगों को। बोला ना, चौथा हिस्सा भी मेरा ही है। तो बोला क्यों? तो अगर किसी के अंदर मजाल है, तुम में से किसी के अंदर हिम्मत है, तो जरा इस हिस्सा को लेके दिखा दो। तो वहां से ये ईडीएम बनता है कि जो लॉयन का हिस्सा है वो सारा का सारा हिस्सा है, या सर्वाधिक हिस्सा होता है, या सबसे बड़ा हिस्सा होता है। आप खुद ही जानते हैं कि लॉयन यानी जंगल का राजा कौन है? शेर है, और शेर का हिस्सा छोटा हिस्सा तो होगा ही नहीं, वहीं से बना है द लॉयंस शेयर, जिसका मतलब होता है सबसे बड़ा हिस्सा। बाद में वो सबसे बड़ा हिस्सा होने लगा, नहीं तो पूरा हिस्सा को हम कहते हैं लॉयन शेयर। तो अगर कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया लॉयन शेयर और लिख दे कंप्लीट जो हिस्सा, तो आप ये मत सोचिएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो लॉयन शेयर का मतलब होता है सबसे बड़ा हिस्सा, द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, उसे हम कहते हैं लॉयंस शेयर। तो द लॉयंस शेयर का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा हिस्सा, यानी द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, उसे हम कहते हैं द लॉयंस शेयर। द अ पोर्शन ऑफ समथिंग नहीं होगा, इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं होगा, अग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं, ये होता है द लार्जेस्ट, मतलब लंबा से लंबा, बड़ा से बड़ा हिस्सा, और बेस्ट पार्ट किसका है? लॉयन का। दूसरा आइडियम है लॉयंस माउथ, कि अगर आपका हाथ किसी लॉयन के मुंह में फंस गया तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगी। तो 2 इडियम आपसे पूछा जाएगा, आप तैयार रहिए उसके लिए। अगला इडियम है स्पिल द बीन्स। देखो, स्पिल का मतलब होता है किसी चीज का फैलना। आप जानते होंगे स्पिल्ट मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क है, तो फैले हुए दूध के लिए रोना। तो स्पिल का मतलब होता है बिखरा हुआ, फैला हुआ। और बीन्स का मतलब होता है सेम या फल्ली। सेम होता है ना, उसे बीन्स कहते हैं, बड़ा अच्छा सब्जी बनता है इसका, फायदेमंद होता है। इसका इडियम से क्या लेना देना है सर? बीन्स तो हमने खाया है ना। तो
बीन्स से इसका क्या मतलब है, भेद खोलना क्या होता है। देखो होता क्या था कि आज हमारे यहाँ डिजिटल इंडिया है। आज देखो कि ईवीएम पर चुनाव हो जाता है, इसके पहले बैलेट पेपर पर चुनाव होता था। क्या बैलेट पेपर से ही इलेक्शन की शुरुआत हुई? नहीं, उसके पहले प्राचीन काल में जो इलेक्शन होते थे, चुनाव होता था, तो वहां पर बॉक्स रखा जाता था। हर व्यक्ति अपना अपना बॉक्स लेके बैठा रहेगा, है ना, ये हमारा बॉक्स है। और वो क्या होगा ना, कोई व्यक्ति उसके अंदर जब वोट देने जाएगा तो एक सफेद रंग का सेम और एक लाल रंग का सेम या काला रंग का सेम, है ना, यानी काला सेम और सफेद सेम लेके जाता है। काला मतलब वो नहीं चाहते हैं, ठीक है, और सफेद मतलब वो चाहते हैं। तो वही जाके उसके अंदर क्या डालेंगे, अपनी फल्ली को डालेंगे, सेम को डालेंगे। और जैसे सबका मतदान हो जाएगा तो उस सेम के फल्ली को फैलाया जाएगा, यानी बीन्स को क्या किया जाएगा, स्पिल किया जाएगा। और जैसे वो जो बीन्स है वो जैसे स्पिल होता था तो उससे पता चल जाता था कि फलाने को इतना वोट में, जैसे मान लो हम ही लेकर बैठ गए, हमको वोट दो, तो उसमें 1000 सफेद और 800 काला, इसका मतलब हमको 1000 वोट पड़ा है। फलाने आदमी को कितना पड़ा, इसको 1200, तो वो जीत गया, हम हार गए। तो वही चीज होता है स्पिल द बीन्स, जिसका मतलब होता है भेद को खोल देना। तो भेद खोलना कहलाता है रिवील अ सीक्रेट, स्पिल द बीन्स कहलाता है। तो वहीं से इडियम बना हुआ है कि जैसे उसने बीन्स को स्पिल किया, फैलाया, उसने सारे राज खोल दिए, रिवील कर दिया सीक्रेट को, उसे कहते हैं स्पिल द बीन्स। एक और इडियम बनता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब ये होता है राज उजागर कर देना। तो ये आपका आंसर रहा। अगले इडियम की तरफ बढ़े तो यहां पर है कुक समवन्स गूज। तो कुक का मतलब होता है पकाना, समवन मतलब किसी का, एपोस्ट्रोफिस का मतलब क्या है, किसी का, और गूज का मतलब होता है हंस। जो नर हंस होते हैं ना उसे हम कहते हैं गूज, है ना, डक, हंस, ऐसे ही बतख। तो हंस को हम गुज, गुज मतलब नरहंस होता है, इसका प्लूरल बनता है गीज। तो कुक समवन्स गूज का मतलब होता है किसी के गूज को पका देना, है ना, उसे क्या कहते हैं, बत्तख को पका देना, उसे कहते हैं कुक समवन्स गूज। बेसिकली इस इडियम का भी एक कहानी है। कहा जाता है कि जब आप देखोगे नॉर्वे, ये नॉर्वे उर्वे जो कंट्री है ना, तो वहां बड़े हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर रहते हैं ये लोग। तो वहां पर क्या होता है कि जर्मन के कुछ ऐसे सैनिक होते हैं, उस शहर पर हमला बोलते हैं, हमला बोल दिए। अब जो मतलब जर्मन जितने सैनिक थे उसने हमला बोल दिया उसके ऊपर। अब जैसे हमला बोला ना तो ये सभी लोग अपना अपना किला बंद कर दिए। किला बंद करके वो नीचे खड़े थे, किला ऊंचाई पर था, किले का दरवाजा पूरी तरीके से बंद कर दिए। उसके बाद वो बेचारा नीचे बैठा हुआ है, और उसको चिढ़ाने के लिए पता है क्या किया, किला के ऊपर ऊपर पूरा पूरा हंस जो है टांग दिया, गूज क्या कर दिया, टांग दिया। और आराम ये दिखाने के लिए कि तुम लोग मरो यहां पर, हम यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं, बढ़िया से गिलास लेकर डांस उन्स पूरा कर रहा था। इसे उनको दिखा रहा था कि तुम्हारे हमला करने से हम कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें फर्क नहीं पड़ता। अब पूरा गिलास उलास दिखा रहा था। वो आदमी देखा ना, जब बोल जर्मन सैनिक सब देखा, बोला कि ससुरा ये सब गूस दिखा रहा है। तो उनका कमांडर कहता है ना कि इनके सारे गूस पका दो। अब गूस कैसे पकेगा, तो जाके लेके आओ, पकाओ। ये तो पॉसिबल है नहीं, किला का दरवाजा बंद है। तो बोला काम करो, शहर में पूरा आग लगा दो। वो पूरा शहर जला दिया। बोले पक गया ना, और दिखाओ बोतल, और दिखाओ गूज। तो वो तो दिखाने के लिए, चिढ़ाने के लिए था, लेकिन उनके सारे गूज पका दिए। तो वही होता है कुक समवन्स गूज, कि किसी के गूज को पका देना, यानी किसी की योजना में बाधा डालना या पूरी तरीके से बर्बाद कर देना, उसी को कहते हैं कुक समवन्स गूज, यानी टू स्पॉइल्स अदर्स प्लान्स। मैंने इस पर पूरा डिटेल वीडियो भी बनाया है, आप जाके देख लेना। तो वही चीज कहलाता है कुक समवन्स गूज, यानी किसी की योजना में बाधा डालना। तो वही से बना है ये, यानी टू स्पॉइल्स अदर्स प्लान, यानी किसी के प्लान को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना, स्पॉइल कर देना। तो ये हो गया इसका आंसर। अगले इडियम की तरफ आते हैं, डिसअपेयर इनटू थिन एयर। देखो अब इसमें है अपीयर, एक अपशब्द होता है अपीयर। अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, और डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना। प्रकट होने का उल्टा क्या है, गायब होना। तो यानी गायब हो गया किसमें, तो एक पतली सी हवा में। तो डिसअपियर इनटू थिन एयर, थिन एयर यानी पतले से हवा में क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। तो डिसअपियर इनटू थिन एयर का मतलब होता है अचानक से गायब, कि हवा की पतली सी झोंका आई और पूरी तरीके से वो गायब हो गया। तो वही चीज कहलाता है कि टू वैनिश मतलब गायब होना, या डिसअपियर सडनली। इसमें तो सब शब्द ही बना है डिसअपियर, इसमें इसी से इसका मतलब लिटरल शब्द से ही इसका मतलब है कि डिसअपियर इनटू थिन एयर, यानी पतली सी हवा में क्या हो गया, गायब हो गया। यानी डिसअपियर सडनली, अचानक से क्या हो जाना, गायब हो जाना। तो वही है, हवा में क्या हो गया, छूमंतर, गायब हो गया। तो वही कहलाता है डिसअपियर इनटू थिन एयर। अगला इडियम है पुट द स्क्रूज ऑन। पुट द स्क्रूज ऑन।
क्या मतलब है सर इसका? देखो, शब्द पता होना चाहिए, इडियम की एक खास बात है। अब पुट का मतलब होता है रखना। स्क्रू समझते ही हो, जैसे स्क्रू क्या होता है, वो कसने वाला स्क्रू नहीं आता है, उसको कहते हैं स्क्रू। अब मैं आपको पूरी कहानी इसकी बता देता हूं, समझ में आ जाएगा। पहले के टाइम पर लोगों से ना कोई सच सच कबूल करवाया जाता था कि भाई तुमने ये काम किया है कि नहीं किया है। उसके लिए पता है क्या करेंगे, एगो ऐसा हथियार होता था, एक ऐसा हथियार है, इसमें उंगली डाल दिया जाएगा। जैसे जैसे इसको टाइट करोगे ना, ये चिपकता जाएगा। अब इधर से इसको पकड़ेगा, बोल तुमने चोरी किया है कि नहीं किया है, बोला ना नहीं किए हैं। उसके बाद ऐंठेगा इसको, जैसे ऐंठेगा उसको थोड़ा सा दर्द थोड़ा थोड़ा होगा, तो उसके बाद तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन और ऐंठ देगा ना, कहे बाप रे बाप बहुत दर्द हो रहा, बाप बाप करेगा पूरा, उसको और ऐंठेगा, बोला अरे हाँ हाँ सब बताते हैं सब बताते हैं। तो ये एक प्रकार का ना किसी को टॉर्चर करने का तरीका होता था कि इसके अंदर इसको उंगली डाल देगा, इधर से टाइट करेगा, टाइट करेगा तो ऊपर सटता जाएगा, जैसे सटता जाएगा, जैसे उसको दर्द अब ऐसा दर्द होगा कि बर्दाश्त के बाहर है, तो उसके बाद सारा सच्चाई कबूल करवा लेगा उससे। तो वहीं से बना है पुट द स्क्रूज ऑन। ऑन मतलब होता है चालू करना, तो किसी को उंगली को पुट मतलब रखा स्क्रू पर और ऑन कर दिया मतलब शिकंजा कसना या दबाव डालना। अंग्रेजी में देखोगे और समझ में आ जाएगा। फोर्स ऑन यानी किसी को फोर्स करना, किसी पर फोर्स ऑन समवन, किसी के ऊपर दबाव डालना। टू मेक देम डू समथिंग, कि वो कोई भी चीज करे या एक तरीके से जो उन्होंने किया है उसको कबूल करे। समझ में आ गया? तो मतलब किसी के ऊपर दबाव बनाना, तो यहीं से ये पूरा डिवाइस बना हुआ था, है ना। जैसे पुलिस अगर मान लो पकड़ ले इसे, आज तो बहुत सारा चीज होता है, पिलास उलास हथियार आ गया है, दबाना शुरू कर देगा, उससे नोच लेगा नाखून वाखून। तो ये वाला चीज है, उंगली डाल के कसना शुरू कर दिया, कसेगा जैसे बाप बाप करके सारा सच्चाई बता देगा। वहीं से बना है पुट द स्क्रू ऑन, यानी फोर्सिंग समवन टू डू व्हाट यू वांट, उसे कहते हैं पुट द स्क्रूज ऑन। नेक्स्ट है सिट ऑन द फेंस, यही ईडीएम की मैं बात कर रहा था। 2024 में आपने इस ईडीएम को देखा था, मैंने ये सारी बातें आपसे कहा था कि इधर जो है मंगरू चाचा का खेत है, इधर बिनो चाचा का खेत है। तो क्या ये मंगरू चाचा के साइड में है? नहीं। बिनो चाचा के साइड में है? नहीं। ये बीच में बैठा हुआ है, दोनों के बीच में है, मतलब न्यूट्रल है, ना एस फोल दे ना एस फोल दे, ये बीच में बैठा हुआ है, उसे कहते हैं सिट ऑन द फेंस। फेंस का मतलब बाड़ होता है, मेड़ पर बैठना, उसे कहते हैं क्या? किसी भी बात में पक्ष लेने से इनकार करना। मैंने कहा था ना कि इसे मान के चलो कि एगो खेत ये है, एगो खेत ये है, अब बीच में क्या है? मेढ़ा है, बीच में मेढ़ बना हुआ है। अगर कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है तो क्या वो ए के खेत में है? नहीं सर। क्या वो बी के खेत में है? नहीं सर। तो ना इसके खेत में है ना इसके खेत में है। इसके खेत में भी कह सकते हो, इसके खेत में भी कह सकते हो, यानी जो हमेशा क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है, ना वो किसी कंट्रोवर्सी में ना इधर है ना उधर है, ना राइटिस्ट है ना लेफ्टिस्ट है। तो वही चीज कहलाता है सिट ऑन द फेंस, यानी क्या? अवॉइड मीटिंग समवन, किसी से मिलने से अवॉइड करना, वेटिंग पेशेंटली, बड़ी दृढ़ता से किसी का इंतजार करना, हाइडिंग फ्रॉम समवन, किसी से बचना, अवॉइड टेकिंग साइड्स, अवॉइड टेकिंग साइड्स, किसी का पक्ष लेने से क्या कर देना? अवॉइड कर देना, मना कर देना, उसे कहते हैं सिट ऑन द फेंस। रिपीटेड है ये। यहां पर है बी मतलब होना, एज शार्प एज अ टैक। मैं आपको एक बात बता देता हूं बाबू, ध्यान से समझ लो। ये जो शब्द है ना एज और एज, तो ये बीच वाला ही इसका अर्थ होता है। जैसे एज क्लियर एज बेल, मतलब एकदम घंटी के जैसा साफ, यानी एकदम क्लियर, है ना। एज क्लियर एज मड, मड के इतना क्लियर मतलब क्लियर नहीं, कीचड़ के ऐसा क्लियर मतलब क्लियर नहीं। तो वही एज के बीच में जो आता है ना, उसे कहते हैं एज कूल एज कुकुम्बर, मतलब ठंडा शांत स्थिर, उसे कहते हैं एज। तो जब भी ये एज वाले इडियम देखो ना, तो इसका मेन यही चीज है, शार्प। अब यहां पर एक शब्द है टैग। देखो टैग का मतलब होता है एक प्रकार का पिन होता है, इसको हम टैग कहते हैं। कई बार आप नोटिस बोर्ड पर इसको चिपकाने के लिए देखे होंगे, कोई भी चीज चिपकाना है तो 4 को इसे चिपका देगा, उसी को हम टैग कहते हैं। यही कुछ और नहीं, यही कहलाता है टैग। और ये आगे से एकदम नुकीला होता है, तभी ना छेदेगा उसको। तो वहीं से बना है कि बी एज शार्प एज अ टैग, मतलब होता है बहुत ही बुद्धिमान और सतर्क। यानी एक तरीके से दिमाग का है ये खेल, कि कोई भी व्यक्ति क्या है? एकदम शार्प है, कैसे? टैग के जैसा, यानी टैग के जैसा क्या है? एकदम शार्प है। तो बी एज शार्प एज टैग, यानी टू बी एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, यानी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना, बहुत ज्यादा शार्प होना, उसे कहते हैं कि बी एज शार्प एज अ टैग। ये टैग को याद रखना, ये तो यही है। क्या है? तो क्लमसी होगा नहीं, यहां पर हो जाएगा क्या? क्लेवर। क्या है? क्लेवर, मतलब बहुत चालाक,
जो बहुत ज्यादा चालाक होता है, उसे कहते हैं बी एस आर पैस टैग। अगला शब्द है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। फ्रॉम का पेयर बनता है टू से, ये भी ध्यान रखना, ये ग्रामर में क्वेश्चन पूछ देता है। सुनते हो ना कि यहां से यहां तक, तो फ्रॉम हेयर टू देयर, ए से जेड तक, फ्रॉम ए टू बी, ए टू जेड, तो ये फ्रॉम पिलर टू पोस्ट मतलब पिलर से पोस्ट तक। इसकी भी एक कहानी है। जैसे किसी भी व्यक्ति को, खासकर किसी अपराधी को पकड़ा जाता था और उसको पिलर में बांध दिया जाएगा, पिलर में बढ़िया से बांध देंगे और उसके बाद उसको टॉर्चर किया जाएगा कि जल्दी बताओ चोरी कौन किया था। उसके बाद नहीं बताएगा, तो उसके बाद क्या होगा ना कि एगो पोस्ट होता था जिसको हम वाइपिंग पोस्ट कहते थे। यानी किसी व्यक्ति को पिलर में बांध दिया गया और उसके बाद इस प्रकार का एगो वाइपिंग पोस्ट होगा, इसके हाथ में इसको फंसा दिया जाएगा सीकड़ से, इसको हम वाइप कहते हैं। वाइप मतलब चाबुक होता है, अब चाबुक से उसको मारा जाएगा। यानी पिलर से उठा के और पोस्ट तक, पोस्ट कौन, वाइपिंग पोस्ट। तो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसे कहते हैं फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। मारा मारा फिरना, उसे कहते हैं फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। ये मैंने क्वेश्चन कराया भी था पहले भी, मिल गया एक तो दिखा दिया इसको कि फ्रॉम पिलर टू पोस्ट यानी वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो वही कहलाता है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक। तो वही चीज है कि कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसे कहते हैं कि फ्रॉम पिलर टू पोस्ट की, कि पिलर से उठा के वाइपिंग पोस्ट तक, यानी मारा मारा फिरना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। एक यहां पर शब्द है हेथ रॉबिन्सन। क्या है, हेथ रॉबिन्सन। हेथ रॉबिन्सन का मतलब क्या होता है, देखो ये एक व्यक्ति का नाम है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विलियम हेथ रॉबिन्सन। तो उनको ना पता है क्यों जाना जाता था, वो कार्टूनिस्ट थे, वो मतलब कोई कार्टून वगैरह ग्राफ व्राफ बनाते थे। तो जैसे मान के चलो कि वो बहुत बड़ा मशीन बना दे, अरे बाप रे बाप, इसमें ये है, इसमें 5 हॉर्स पावर का मोटर लगेगा, 150 से ज्यादा इसके कंट्रोल्स हैं, यहां पर स्विच है इतने सारा, प्रेशर यहां से निकलता है, फिर यहां से ये पाइप से जाता है, यहां पर ये सब चलता रहता है, इसको चलाने के लिए 50 किलोवाट का कनेक्शन लेना चाहिए। तो पूछा गया वो तो सब ठीक है, इतना खतरनाक मशीन है, ये किस लिए है, ये जूता जूता पॉलिश करने के लिए। एकदम ऐसे ही आप भी देखोगे उसको, क्या मतलब इतना बड़का बड़का तुम मशीन बना रहे हो जूता पॉलिश करने के लिए। बता दिया कि अरे बाप रे बाप, ये देखो 5 सिलेंडर का एगो मशीन बना दिया है ना, प्रेशर उरेशर सब कुछ रहेगा, किस लिए, चावल पकाने के लिए, कुकर है ये, वही वाली बात है। तो इसी को कहते हैं, ये बेसिकली उस व्यक्ति की आदत थी कि मतलब वो बड़े बड़े मशीन का ग्राफ बनाता था कार्टून तरीके से, और वो मशीन जो होती थी ना वो छोटा मोटा काम करने के लिए, मशीन बड़ा और काम छोटा, वही चीज से बन गया। जो है इस व्यक्ति का नाम था विलियम हेथ रॉबिन्सन, और रॉबिन्सन जो हेथ रॉबिन्सन इसको कहते हैं, विलियम हेथ रॉबिन्सन नहीं, सिर्फ क्या कहते हैं कि हेथ रॉबिन्सन, कई लोगों का पूरा नाम नहीं लिया जाता है, यही नाम फेमस हो गया कि हेथ रॉबिन्सन जो है ना वो, अब जैसे कई बार आपसे विलियम हेथ रॉबिन्सन पूछ देगा तो एक ही बात है, हेथ रॉबिन्सन पूछा है तो हेथ रॉबिन्सन का मतलब है साधारण काम जटिल तरीके से करना, यानी वेरी कॉम्प्लिकेटेड मशीन की, बहुत ही जटिल मशीन फॉर डूइंग अ सिंपल टास्क। मसाला कूटने के लिए बना दिया है 20 हार्स पावर का इंजन लगा के, अब बताओ 12,000 हार्स पावर का इंजन लगा दिया, अरे बाप रे बाप, सोच रहे हो 12,000 घोड़े जितना काम करेगा, किस लिए, मसाला कूटने के लिए। तो वही चीज है कि हेथ रॉबिन्सन से बना है, यानी कोई भी चीज वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ मशीन फॉर डूइंग अ सिंपल टास्क, उसे कहते हैं हेथ रॉबिन्सन। तो ये रहा आपका आखिरी 10 पूछा है सवाल आपसे एनडीए के अंदर। एज थीक एज थीव्स, देखो थीक का मतलब होता है घना, और थीव्स का मतलब होता है एक से अधिक चोर। थीफ कराया था ना, थीफ मतलब थीफ, एक शब्द होता है थीफ, थीफ मतलब होता है चोर, एफ को हम वी में चेंज करके थीफ्स करते हैं तो ये क्या बन गया, थीफ्स, एक से अधिक चोर। आपने कहावत सुनी होगी, चोर चोर मौसेरा भाई, इसका मतलब पता है आपको, चोर चोर मौसेरा भाई का मतलब क्या है, कि जैसे एक चोर है एक दूसरा चोर है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, कभी नहीं, आज से पहले कभी मिलेंगे, आज से पहले ना कभी मिले थे ना संभवतः आगे कभी मिलेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे को ऐसा बचाएगा जैसे दोनों मौसेरा भाई है, मतलब दोनों चोर है लेकिन ऐसा दोनों ऐसा लगेगा ना कि अरे दोनों मौसेरा भाई है, तो इसी से बना है चोर चोर मौसेरा भाई। इसका मतलब होता है कि जो दो चोर होते हैं ना वो दोनों एक दूसरे के बड़े बेस्ट फ्रेंड होते हैं,
है ना, वही चीज कहलाता है। एगो जैसे शराबी है, अब एक शराबी दूसरे जगह बारात में जाएगा ना, तो वहां का किसी शराबी को पकड़ लेगा, दोनों बैठ के शराब पियेंगे, इससे पहले कभी नहीं मिले थे और ना आगे कभी मिलेंगे, और ऐसा लग रहा है कि मेले के बीच, कुंभ मेला के बिछड़ा हुआ दोनों भाई है। तो वही चीज बना है क्या, एज थिक एज थीव्स, यानी एज थिक एज थीव का मतलब होता है, यहां पर बहुत ही बुद्धिमान और सतर्क नहीं होगा, यह होगा कि टू बी वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड शेयर सीक्रेट्स। उसे कहते हैं चोर चोर मसेरा। अब दोनों चोर एक साथ भेटा गए, चोरी कर लिया, हाँ तुम तो, अरे बहुत बढ़िया। अच्छा कब कितने बजे चोरी करते हो तुम, कौन कौन सा एटीएम लूट लिया है, कहाँ कहाँ डाका डालना है, यार अपने ग्रुप में जरा हमको भी शामिल कर दो ना, अरे दोनों भाई हैं ना, दोनों मिलकर चोरी करेंगे। तो वही चीज है, वो कौन सा एक मूवी है ना, धूम, तो जैसे ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय दोनों मिलके, दोनों चोर हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज आ गए, तो वही चीज होता है एज थिक एज थीव, चोर चोर मौसेरा भाई, तो वही बना है। एज थिक एज थीव का मतलब क्या होता है कि जो एक तरीके से अ वेरी क्लोज फ्रेंड हु आर लुकिंग अपॉन विथ जो है सस्पिशियन, यहां से बन गया है, तो उसी को कहते हैं एज थिक एज थीव। ठीक समझ में आ गया, तो ये चोर चोर मसेरा भाई। तो ये 2023 के सारे क्वेश्चंस हैं जो इडियम्स एंड फ्रेजेस के थे। उम्मीद है कि आपको ये सारे जो है सारी की सारी चीजें बढ़िया से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो है 2023 का सेकंड पेपर का होगा, तो बढ़िया से आप पढ़ाई करते रहिए और आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताना, आपको अगर जितना अच्छा लगा हो तो जरूर दिल बनाना, आपकी जो भी डिमांड है उसको जरूर आप हम तक साझा करना। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।